हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुपर परफेक्ट क्लासेस में। आज की वीडियो में हम क्लास 9 का साइंस का सेट 1 का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखना। तो देखते हैं कि कुल प्रश्नों से इनका 19 है और 1 से 7 प्रश्न अति लघु स्तरीय प्रश्न है और किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और 8 से 14 में लिखा है लघु स्तरीय प्रश्न 5 अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए और प्रश्न 3 अंक का रहेगा। आगे देखते हैं कि प्रश्न 15 से 19 दीर्घ स्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्न का अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक का अंक 5 निर्धारित है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पूरा ऊर्जा और शक्ति का असाय मात्रक क्या है? तो ऊर्जा और शक्ति का असाय मात्रक है ऊर्जा का भी असाय मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का असाय मात्रक जूल और शक्ति का असाय मात्रक वाट हो जाएगा इसका आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा नंबर, किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है? तो आंसर देखते हैं कि तरंग का वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य, यानी कि u बराबर लैम्डा गुना भी इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी छोड़ सकते हैं। ये लिख लीजिएगा, तरंग का वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। इसका आंसर हो जाएगा इसका v बराबर लैम्डा गुना भी। इसके आगे भी लिख सकते हैं, लिख लेंगे तो किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग के अनुपात के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब यही चीज़ तो यही लिखा है, आप 1 नंबर का यही लिख दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर, हाइड्रोजन ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो हाइड्रोजन ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान होता है जल का आणविक द्रव्यमान होता है 18। 2 गुना 1 होता है और 16 इसका ऑक्सीजन का होता है। तो 2 1 के 2 प्लस 16 18 हो जाएगा। चौथा नंबर देखते हैं, एक मोल से आप क्या समझते हैं? तो एक मोल क्या हो जाएगा? एक मोल से हम 1 मोल बराबर 6.022 गुना 10⁻23 अणुओं की संख्या होता है। यही होता है 6.02 गुना 10⁻23 इसका 1 मोल होता है। यही दिया हुआ है, इसे ही 1 मोल कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइबोजियम में भी होता है। तो राइबोजियम में 2 जीवाणु आते हैं, इसलिए हम राइबोजियम लिखे, इसके बाद काट दिए, क्योंकि ये भी होता है। इसमें आते हैं कि एज़ोटोबैक्टर और एज़ोलोस्पिलिया। राइजोबेजियम भी लिख सकते हैं और इज़ोटोबैक्टर और एज़ोलोस्पिलिया भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर सही हो जाएगा, तो ये भी सूटेबल है, यही लिख लीजिएगा, एज़ोबैक्टर और एज़ोस्पिलिया। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के द्वारा होती है? तो एड्स नामक बीमारी HIV, इसका जो ई हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी। देखते हैं, एड्स का नामक बीमारी HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस विषाणु के द्वारा होती है। तो HIV इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। 8 का क्वेश्चन देखते हैं कि
एक जूल को परिभाषित कीजिए, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका असाई मात्रक जूल है। तो देखते हैं आंसर। ये मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मतलब लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 50 शब्द में लिखना चाहते हैं तो लिखिए। माना यदि कोई 1 न्यूटन का बल वस्तु को 1 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर दे तो उसके द्वारा किए गए कार्य को 1 जूल होगा। का 1 जूल इसका डेफिनेशन हो जाएगा। और ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला छोटा है, ये वाला ही प्रेफर करेंगे आप लोग। ये वाला लिखिए, जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की दिशा से 1 मीटर विस्थापित कर दे तो उसे 1 जूल कहते हैं। आप ये वाला लिख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस भौतिक राशि का नाम है कार्य। कार्य या ऊर्जा का असाई मात्रक जूल ही होता है, तो कार्य भी होगा और जूल भी होगा। आप ऊर्जा में कंफ्यूज हैं, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, खाली ऊर्जा का सामान्य असाई मात्रक भी जूल होता है, दोनों का। आप कार्य ऊर्जा दोनों लिख सकते हैं, तो हम प्रिफर करेंगे कार्य पर ज़्यादा। जूल दोनों सही है लेकिन कार्य ज़्यादा प्रेफर करते हैं आप लोगों को। कार्य लिखेंगे तो असाई मात्रक जूल इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनिक तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 240 मीटर प्रति सेकंड है तो उसकी तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। इसका जो देखते हैं तो आवृत्ति भी बराबर दिया हुआ है 220 हर्ट्ज और वेग यू दिया हुआ है 440 मीटर पर सेकंड। तरंग या लैम्डा निकालना है। तो यू बराबर फॉर्मूला होता है लैम्डा गुना वी। तो 440 मान रख दिया, लैम्डा का मान नहीं दिया हुआ है 220, और लैम्डा को इधर कर दिए 240 को इधर कर दिया 220 नीचे आ गया, तो 0 0 काट दिया, 2 से हो जाएगा, तो लैम्डा 2 मीटर इसका आंसर हो जाएगा आपका। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका देखते हैं आंसर। जैसे इसका फॉर्मूला आता है कणों की संख्या n बराबर मोलों की संख्या, यहाँ पे प्लस हो जाएगा n ओ मतलब अवग्रहों का संख्या। तो मोल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बट्टे परमाणु द्रव्यमान। तो द्रव्यमान दिया हुआ है 46 सोडियम का और 23 परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 ग्राम तो ग्राम ग्राम कट जाएगा मीटर इसका, और मोल बच जाएगा। तो मोल बराबर 2 मोल हो जाएगा, n बराबर 2 मोल हो जाएगा। और इस फॉर्मूला में डाल देंगे n बराबर 6.0 गुना 10 का पावर 23, सॉरी ये वाला में डाल 2 गुना 10 का पावर 23, इसको गुना कर देंगे 12.44 गुना 10 का पावर 23 हो जाएगा। n का मान इतना आ जाएगा, n बराबर 12 गुना 10 का पावर 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। 11 नंबर देखते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या हो जाएगा? थॉमसन का परमाणु मॉडल हो जाएगा, देखते हैं कि थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित जो मॉडल प्रस्तुत किया वह बिल्कुल क्रिसमस केक की तरह था। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। उसने परमाणु की संरचना तरबूज के उदाहरण द्वारा समझाते हुए बताया कि परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वालों की लाल भाग की तरह बिखरा होता है, और जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोला में तरबूज के बीज की तरह भांति धसे होते हैं। इस प्रकार लिया हुआ है, मतलब उसने क्या तरबूज की तरह इस तरह, और यहाँ पे हर एक जगह में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह धनावेशित गोला है। यही थॉमसन का परमाणु मॉडल था। अगला देखते हैं कि 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का
1 मोल होता है 16 ग्राम होता है। तो ऑक्सीजन का 0.5 मोल दिया हुआ है, तो 16 गुना 10 इंटू कर देंगे 0.5 से, तो 8 ग्राम मीटर इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरक्षाकरण क्या है? तो प्रतिरक्षाकरण देखते हैं। देखिए, दिया हुआ है रोगों में शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं। जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणु के प्रति क्रिया करता है, फिर इसका विशेष रूप से स्मरण करता है। इस प्रकार जब वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। यह प्रतिरक्षाकरण है। यह लिख देंगे, आपका फुल नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, जल प्रदूषण के 3 कारण बताइए। तो जल प्रदूषण का 3 कारण देखते हैं। तो जल प्रदूषण का हो जाएगा निम्नलिखित 3 प्रकार के निम्नलिखित हैं कि कीटनाशक उर्वरकों को जल में डालने से क्या होता है? जल प्रदूषण होता है, कीटनाशक उर्वरकों को डालना। फिर दूसरा नंबर हो जाएगा नाले का जल तथा उद्योग के कचरा नदी और झीलों में इकट्ठा हो जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। तीसरा देखते हैं स्नान करने, कपड़े धोने तथा गायों भैंस को नहलाने से भी जल प्रदूषण का कारण है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें और गतिज ऊर्जा की व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखते हैं, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसके लिए व्यंजक लिखते हैं कि माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, जो v वेग से गतिशील है और वस्तु F बल कार्य कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो मतलब कोई वस्तु है, ये m और v, इसका द्रव्यमान m है और v इसका वेग है, और ये जो बल कार्य कर रहा है वह d है। तो W बराबर F गुना D, मतलब कितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस में गति कर रहा है। तो W बराबर हो जाए F गुना D। तो F का मान क्या होता है? ma लिख सकते हैं। F बराबर ma होता है कि नहीं? तो F बराबर ma लिख देंगे गुना D, और F बराबर ma होता है तो 1 नंबर समीकरण दे देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा u स्क्वायर बराबर यहाँ पे v स्क्वायर है प्लस 2as है, तो u स्क्वायर का मान 0 दिया हुआ है। अभी यहाँ पे v स्क्वायर प्लस 2a, s के बदले d लिख सकते हैं। इसको इधर लाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर 2a गुना d हो जाएगा। d का मान अगर d को इधर लाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 2a हो जाएगा। मतलब इसको इधर किए हैं, इसको ना, तो d इधर किए हैं और माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a, आप समझ गए होंगे। तो माइनस बी स्क्वायर, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 2a। तो 1 नंबर समीकरण से W बराबर ma होता है गुना बी स्क्वायर माइनस 2a होता है, तो a कट जाएगा, तो W बराबर 1/m स्क्वायर हो जाएगा। तो के ई बराबर इसका यह है, गति ऊर्जा का से निरूपित करते हैं, तो के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करें। तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो आंसर देखते हैं कि आवृत्ति क्या कहते हैं? एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। आवर्तकाल क्या कहते हैं? कि दो क्रमागत या विलयनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। या तरंग मतलब किसी निश्चित बिंदु से एक सेकंड में पूरे दोलन में लगे समय को भी आवर्तकाल कहते हैं। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये भी सही है।
तो देखते हैं इसका संबंध स्थापित करते हैं। माना किसी तरंग का तरंग दैर्घ्य लैम्डा है और भी वेग से गतिशील है, तब तरंग वेग का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य बटे आवर्तकाल। तो भी बराबर तरंग वेग का क्या लिखते हैं, भी बराबर हो जाएगा लैम्डा बट्टे टी। तो भी बराबर 1/टी होता है और गुना लैम्डा, 1 नंबर समीकरण हो जाएगा। इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, और इस प्रकार लिखें। और हम जानते हैं कि आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। तो n बराबर 1/टी हुआ। तो समीकरण 1 से भी बराबर 1/टी लिखा है, तो भी बराबर n/लैम्डा होता है फॉर्मूला। तो इसके जगह भी बराबर 1/टी के बदले 1n/लैम्डा लिखेंगे। तो इसका यही संबंध है, भी बराबर n/लैम्डा। सॉरी, पहले जल चक्र देखते हैं। जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। तो हम देखते हैं कि अपने देखा कि पहले जलाशय के जल वाष्पीकरण और फिर संघनन के बाद वर्षा होती है। यहाँ पे कैसी नहीं होती है, लेकिन हमने महासागर और समुद्र में सूखते हुए कभी नहीं देखा। तो किस प्रकार जल इन जलाशयों में वापस आ जाता है, जिस प्रकार ये वाला काट देना। जिस प्रकार द्वारा जल वाष्प बनता है, यहाँ से लिखना गाइस, यहाँ से जिस प्रकार द्वारा जल वाष्प बनता है, वर्षा के रूप में भूमि की सतह पर गिरता है, फिर नदियों को समुद्र में पहुँचता है, जिसे जल चक्र कहते हैं। यह चक्र उतना सरल नहीं है जैसा कि वास्तव में प्रतीत हुआ। सारा जल जो पृथ्वी की सतह पर गिरता हुआ तुरंत समुद्र में नहीं चला जाता। इसमें से कुछ जल मृदा के अंदर जल में मिल जाता है, कुछ भूजल झरनों के द्वारा भूमि की सतह पर आ जाता है, या हम इसे अपने उपयोग में कूपों और नलकूपों की मदद से भूमि की सतह पर लाते हैं। जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं में पौधों और स्थलीय जीव जंतुओं का उपयोग करते हैं। जल चक्र इस प्रकार होता है कि मतलब जल की सतह गर्म हो जाता है, वाष्पन से ऊपर बादल के रूप में वाष्पन करके ऊपर चला जाता है भूमिगत जल। फिर संक्षेपण या संघनन करके, यहाँ पे संघनन भी लिख सकते हैं, संघनन करते ठंडा हो जाता है ऊपर में, फिर वर्षा के रूप में, वर्षण के रूप में नीचे गिरता है। ये आ जाएगा आंसर। 17 का क्वेश्चन देखते हैं। समस्थानिक से आप क्या समझ, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। तो समस्थानिक क्या है, समस्थानिक है एक ही तत्व के ऐसे जिनकी परमाणु संख्या तो समान है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे क्लोरीन में 2 समस्थानिक है, दोनों समस्थानिक है 35, बट क्लोरीन 17। ये जो परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है वो समान है, परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न है। तो 17 का, इसका भी 17 का 17 दिया हुआ है, इसमें भी 17 दिया हुआ है, इसलिए परमाणु संख्या समान है। लेकिन ये वाला द्रव्यमान 37 और 35 वह द्रव्यमान संख्या नहीं है। वही आंसर हो जाएगा आपका। बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि समस्थानिक के कोई 3 उपयोग लिखें। तो समस्थानिक का 3 उपयोग देखते हैं। समस्थानिक का 3 उपयोग देखते हैं कि यूरेनियम के एक समस्थानिक उपयोग परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में किया जाता है। क्या, परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कोबाल्ट में समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, वो कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग के इलाज में भी किया जाता है। किसके इलाज में किया जाता है, कैंसर रोग के इलाज में और घेंघा रोग में, और सौर भट्टी में उपयोग होता है, परमाणु भट्टी में उपयोग होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों के में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। तो देखते हैं आंसर। सॉरी, तो संक्रामक रोग देखते हैं।
संक्रामक रोग हो जाएगा। संक्रामक वे रोग हैं, लोग नहीं, वे रोग हैं जो रोगी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से फैलते हैं। इसका 1 नंबर हो जाएगा आंसर। 2 नंबर लिख सकते हैं, यह रोग संक्रमण से भी फैलते हैं। तीसरा हो जाएगा रेबीज, खसरा, चेचक, खांसी आदि संक्रामक रोगों के उदाहरण हैं। चौथा आप लिखेंगे, यह रोग रोगी के साथ उठने बैठने, उसके साथ खाना खाने, उसके प्रयोग की ये वस्तुओं को इस्तेमाल करने से फैलते हैं। पाँचवा लिख देंगे कि लोगों को फैलने की वजह बहुत छोटे रोगाणु होते हैं। असंक्रामक रोग देखते हैं, इसका 1 नंबर हो जाएगा। संक्रामक रोग वे रोग हैं, लोग नहीं हो जाएगा, वे रोग हो जाएगा जो रोगों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क में आने से नहीं लगते हैं। दूसरा हो जाएगा, यह रोग और संक्रामक रोगों की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। तीसरा हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग, बवासीर, मधुमेह आदि असंक्रामक रोगों के उदाहरण है हो जाएगा। चौथा लिखेंगे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी पहुंच नहीं सकते। और पांचवा लिखेंगे, यह रोग संतुलन पौष्टिक आहार के अभाव के कारण होता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर से बताना। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। हम मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।